नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने इस चैनल पर वर्णमाला करवाएंगे। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद कुलदीप सर। इस चैनल पर जो भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सकें। आपका जोश, आपका जुनून ही हमें ऊपर तक लेके जाएगा और हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए आपका सहयोग बड़ा ही जरूरी रहेगा। आज हम बात करेंगे वर्णमाला पर। देखो, वर्णमाला को आप पढ़ते ही आए हैं, शुरू से लेकर के अब तक कंटिन्यू पढ़ते हैं और धीरे धीरे इन चीजों के बारे में जानते रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें ये चीजें आपने पढ़ी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये महसूस होता है कि हम बड़े इजी सा टॉपिक है, इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। नहीं, फिर वो बड़ा टॉपिक बन जाता है क्योंकि ये चीजें हमारी बेसिक है और जब तक हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक बहुत सारी आप गलतियां कर देते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में पूरा बताया जाए कि किस प्रकार से आप स्वरों का उच्चारण करते हैं, किस प्रकार से आप उनकी मात्राओं का उच्चारण करते हैं, किस प्रकार से मात्राओं की गलती करते हैं। वो सारा का सारा आप इससे पूरी की पूरी क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आप शुरू करते हैं। वर्णमाला क्या कहता है कि वर्णमाला कि वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। कि हमारे पास जितने भी वर्ण हैं, चाहे वो आपके स्वर हैं, आपके व्यंजन हैं, उन व्यंजनों का एक निश्चित क्रम होता है। हम इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आ पहले लिख दूं, ए बाद में ले लूं, ऊ यहां रख दूं, ऊ बाद में। तो कहने का तात्पर्य है कि इनको एक निश्चित क्रमबद्ध के रूप में ही आप इसको वर्णमाला कह सकते हैं। अर्थात वही एक क्या है आपकी वर्णमाला है कि वर्णों का एक निश्चित जो रूप होगा, एक निश्चित क्रमबद्ध रूप होगा, उसको हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला की भेद सबको पता है अपने को कि हिंदी वर्णमाला के दो भेद माने जाते हैं। एक है आपका स्वर और दूसरा हमारा व्यंजन। कई जगह पर आपको हिंदी व्याकरण के अंदर मिल जाएगा कि तीसरा भी मानते हैं जी प्लुत नहीं। तो स्वरों की संख्या होती है आपकी 11 है और व्यंजन आपके पास 33 है। ये आप जानते हैं। असल जो हमारा स्टार्ट होगा वो यहां से है कि हमारा यहाँ कि स्वर के भेद ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक हर्षव स्वर और नंबर दो आपका दीर्घ स्वर। हर्षव स्वरों की अगर आप संख्या की बात करते हैं तो हर्षव स्वरों की संख्या होती है वो 4 होती है। किसे कहते हैं हर्षव स्वर? कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। अब समय तो कौन काउंट करे, आप कैसे काउंट कर सकते हैं? हमारे जो कंठ हैं जिनसे आप स्वरों का उच्चारण करते हैं, जहां से आप स्वर बोलते हैं, चाहे वो आप व्यंजन बोलते हैं, यहीं से थोड़ा बहुत 19-21 बागड़ी में कहते हैं 19-21, तो 19-21 से अंतर फर्क आएगा। 19-21 का ही पता चलेगा अपने को कि हाँ जी अंतर आया है। ठीक है, तो इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। इनकी संख्या 4 कौन सी होती है? हर्षव स्वरों की संख्या होती है वो 4 होती है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके संयोग से जो दूसरे वो स्वर आपके बनते हैं, ये मूल स्वर है। कौन कौन से है? ये आपका अ, इ, उ, री। हम क्या करते हैं जब इनको बोलते हैं, जब एल, ई, उ, री, नहीं लंबा नहीं खींच सकते आप इनको, क्योंकि अगर आप इनको लंबा खींचेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और टाइम ज्यादा लगेगा तो ये फिर हर्षव कहां से हो गए, ये तो दीर्घ में काउंट हो गए। इसलिए आप क्या करते हैं, इनमें समय है वो कम लगना चाहिए, तो इनको शॉर्ट में बोलेंगे, यानी कि कम मात्रा, कम वायु दाब के साथ आप इनको बोलेंगे। कैसे? जैसे आप बोलते हैं अ, इ, उ, री, ये आपके 4 किसके अंदर आएंगे? हर्षव स्वर के अंदर आएंगे। तो वर्णमाला के 2 भेद हो गए आपके।
एक स्वर हो गया, एक आपका व्यंजन हो गया। स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33। स्वरों के भेद आपने दो पढ़े, एक हर्षव स्वर, एक आपने पढ़ा दीर्घ स्वर। हर्षव स्वर की परिभाषा आप कर चुके हैं। अब कहते हैं कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो दीर्घ वो हो जाएंगे जिनको हर्षव स्वरों से दुगुना समय लगता है। हर्षव स्वरों से क्या लगता है? 2 गुना अधिक समय लगता है। तो यहां पर आप लिखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हर्षव स्वरों से, हर्षव स्वरों से 2 गुना अधिक समय लगता है। किसके अंदर? दीर्घ स्वर के अंदर अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों के अंदर हर्षव स्वरों से 2 गुना, अब ये भी समय तो काउंट नहीं कर सकते कि जी कितना समय लगा है। यहां पर भी क्या होगा, थोड़ा सा आप जब बोलते हैं तो बोलते समय थोड़ा सा हर्षव स्वरों की बजाय थोड़ा सा इनको लंबा खींचना है अपने को। तो वहां से कौन से स्वर निकल जाएंगे? फिर दीर्घ स्वर निकल जाएंगे। हर्षव स्वरों की संख्या 4 थी, तो पीछे कितने रह गए? 7 रह गए। यानी कि अगर अपन इनकी संख्या की बात करें तो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 7 इनकी संख्या हो जाएगी। कौन से होंगे ये होंगे आपके आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या है? आपके 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं। यहां पर भी आप मात्राओं को देखेंगे साथ के साथ ही। आ, पता ही है सबको, एक मात्रा लगती है। बड़ी की ये मात्रा होती है। ऊ का छोटा यूं लगाते हैं, बड़े ऊ का यूं लगाते हैं। ए की एक मात्रा होती है, ऐ के ऊपर 2 मात्रा होती है। ओ की एक मात्रा होती है, औ के ऊपर से ये 2 मात्रा है। हम जैसे मान लीजिए कोई भी उदाहरण आप सीधा ही बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द लिखता हूं, मैंने लिखा और ये भी मैंने लिखा और। हम दोनों का उच्चारण क्या करते हैं? और ही करते हैं। लेकिन दोनों का उच्चारण और तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक के ऊपर तो एक मात्रा है और दूसरे के ऊपर 2 मात्रा है। तो क्या दोनों का उच्चारण एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां हमें देखना है, क्योंकि हमारी जो मात्रा की गलती आती है, यानी कि जब हम शुद्ध और अशुद्ध की बात करते हैं तो आप बोलते ही गलत है। जब हम किसी चीज का उच्चारण गलत करना सीखते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसको लिखना भी फिर गलत ही सीखते हैं। तो अपने वैसा नहीं करना। तो ये क्या है? और है, ये और है। देखो मात्रा 2 लगी हुई है, तो फिर क्या है? आपका और है ये। तो यहां पर ये जो और है, ये दिशा की बता रहा है। ये तो दिशा बताएगा अपने को कि घर की ओर, स्कूल की ओर, गांव की ओर, देश की ओर, किसी भी प्रकार से कह सकते हैं दिशा की ओर संकेत कर रहा है। ये और है जो संबंध की बात कर रहा है कि जैसे राम और श्याम, मोहन और सोहन, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। ये दोनों के बीच में एक योजक चिन्ह के रूप में कह सकते हैं आप काम करता है, एक संबंध के रूप में काम करता है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोलते इनको दोनों को ही और है, तो ये हमारा क्या है? गलत तरीका होता है। तो आप इनको बोलेंगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो इनको इस तरह से बोलेंगे, जैसा अपने पास लिखा होता है, तो हम उनको वैसा ही बोलना सीखेंगे। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे और बोलते हैं तो अपने को बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे यूं अलग सी फीलिंग आती है कि मैं कहीं शुद्ध हिंदी तो नहीं बोलने लग गया। नहीं, आपने शुद्ध हिंदी बोली है, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको 1-2 बार में, तो फिर आप धीरे धीरे उस चीज को कर पाएंगे। तो अगर अपने को गलतियां कम करनी है तो देखो भी बोलना तो पड़ेगा, लेकिन अगर लगता है कि जी ना अपना वही है, रूटीन में चला रहा है, तो फिर अपन चल ही रहे हैं इतने सालों से, हम इनको कुछ नया सीखेंगे। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। स्वर आपके 2 ही प्रकार के थे, एक हर्षव स्वर था और एक आपका दीर्घ था। हर्षव स्वरों की संख्या 4 बताई थी, दीर्घ की संख्या 7 बताई थी। कुल मिलाकर आपके 11 स्वर आपके पूरे हो चुके हैं।
अब दूसरा हम बात करेंगे कौन सी की, व्यंजन की बात करेंगे। व्यंजन क्या होता है कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो क्या इसके अंदर स्वर होते हैं मिले हुए? बिल्कुल। तो अगर व्यंजन है आपका, जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण, जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है, सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है जी। तो जिन स्वरों, जिन वर्णों का उच्चारण क्या होगा, आपकी स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें आप क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो स्वरों की सहायता से कैसे होता है, क्योंकि जो व्यंजन है आपके 33, और उन व्यंजनों के अंदर क्या होता है, एक स्वर मिला होता है। तो कैसे मिला होता है, क्या उसके साथ कोई गुण मिल के? नहीं। देखो जैसे मान लीजिए क है, और जब हम इस क वर्ण का या क व्यंजन का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम इसको लिखते हैं, क को हलंत कर देते हैं और इसके बाद आप क्या रखते हैं, ए रखते हैं। तो ए क्या एक स्वर है और क क्या आपका व्यंजन है। ठीक है। तो ये क्या आपका क, ग ले सकते हो, घ ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो अगर आपने जिससे मान लीजिए ग लिया, ग के बाद में क्या आएगा इसके अंदर, ए आएगा। तो ये भी अपने को काम की चीज क्या है इसके अंदर, कि हमें जब भी आप वर्ण विच्छेद करेंगे, जब आप वर्ण विच्छेद सीखेंगे तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी। ठीक है। तो आप फिर कहता है कि जी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की जो संख्या होती है वो आपकी संख्या होती है 33। 33 व्यंजन आप काउंट करते हैं। आप व्यंजन तो और भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः जिसको आप कह सकते हैं सपर्श व्यंजनों की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, तो व्यंजनों की बात कर रहा हूं। तो 33 आपके व्यंजन होते हैं। तो इन व्यंजनों को अपन 3 हिस्सों में बांट दिया। याद करने के लिए कह सकते हैं अपन इसको कि व्यंजनों के भेद बना दिए अपन ने, या व्यंजनों के प्रकार कह दिए कि व्यंजनों को 3 हिस्सों में बांट दिया। कौन से? नंबर 1 सपर्श व्यंजन बना दिया, सपर्श व्यंजन बना दिया। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन बना दिए, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा बनाया अपने उसम व्यंजन, उसम व्यंजन। तो ये 3 व्यंजन है हमारे पास, यानी कि व्यंजनों के प्रकार है। वैसे तो 33 व्यंजन है, सॉरी। तो 3 है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 आपका उसम व्यंजन। अब हम इन तीनों को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे और तीनों को अलग अलग प्रकार से अपन डिफाइन करेंगे। देखो कैसे करेंगे कि स्पर्श व्यंजन सबसे पहले देखो, स्पर्श का मतलब ही क्या है, छूना। तो स्पर्श का मतलब छूना है, तो ये छुएंगे, किसको छुएंगे, तो बारिश से तो छुएंगे नहीं, क्योंकि जहां से बोलेंगे वहीं से बोल कहां से रहे, कंठ से रहे। तो कंठ में क्या हमारे अलग अलग हिस्से, जैसे अपने उच्चारण स्थान के उच्चारण के आधार पर आप व्यंजन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कंठ, तालु, मूर्धा, ये सारे क्या हमारे दंतव्य, दंतोष्ट। तो ये सारे उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे तो हमारे मुख के हिस्से हैं कहीं ना कहीं, अपने को पता नहीं चलता। आपका तो मुख अपन एक ही मान रखा है, ये मुख है जी बस, नहीं, इसके अलग अलग हिस्से, कहीं कंठ है, कहीं तालु है, कहीं मुर्दा है, कहीं आपका दंतोष्ट है, कहीं आपका दंत है। तो ये सारे के सारे आएंगे। तो सबसे पहले अगर आप बात करें स्पर्श व्यंजन की, ये राज्य आपका स्पर्श व्यंजन। तो मैंने आपको स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में आपको सबसे पहले मैंने बता ही दिया कि जी क्या है स्पर्श का मतलब, छूना। स्पर्श का मतलब छूना है, किसको छुएंगे, मुख के किसी न किसी अंग को। तो वे व्यंजन, वे व्यंजन जो, ये जिनका लिखेंगे अपन, वे व्यंजन जिनके जिनके उच्चारण
में, उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, उनको आप क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। मुख के अलग अलग भाग है, आप पहले बता चुका हूं आपको। तो इनके अलग अलग भागों को कहीं ना कहीं स्पर्श करेंगे। क्या? जीवा। अब क्या जीभ के बगैर बोला जा सकता है किसी व्यंजन को? नहीं। आप बोल के भी देख लेना चाहिए बेशक। जब जीभ आप पकड़ के बोलेंगे तो नहीं बोला जाएगा। तो जीभ अब हमारी अलग अलग मुख के अलग अलग भागों को क्या करती है? स्पर्श करती है। तो अपन उनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो क्या जी इनकी संख्या भी होती है? बिल्कुल, इनकी संख्या होती है जी। कितनी? इनकी संख्या होती है 25। इसको आप कह सकते हैं कैसे मैं तक। अब कैसे मैं तक में कुछ समझ में नहीं आएगी कौन कौन से होंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर आप लिखे क वर्ग, फिर उसके बाद आपका च वर्ग, फिर उसके बाद आता है आपका ट वर्ग, फिर आता है त वर्ग, और उसके बाद आता है आपका प वर्ग। सब में 5-5 होते हैं। अब ये भी बड़ा इजी है, लेकिन कई बार मुश्किल में डाल देता है, क्या क्या गणन नहीं आते अपने को हकीकत में। तो ये भी बड़ा इजी सा है कि जी क में 5 होते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। च में होते हैं च, छ, ज, झ और य। इस प्रकार से सबके क्या होंगे? 5-5 हो जाएंगे। इसके भी 5 हो जाएंगे भाई, और इसके भी 5 हो जाएंगे, इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5। टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 25, यानी कि 25 हो जाएंगे। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन। कौन से? कैसे मैं तक। क वर्ग के 5, च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, त वर्ग के 5 और प वर्ग के भी 5। तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी होगी आपके पास? 25 होगी। ठीक है, ये था आपका स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो हमारा पार्ट था, दूसरा जो हमारा हिस्सा था वो था अंतस्थ व्यंजन। अब यहां अंतस्थ की अंत सथ, अर्थात जो अंत में रहते हैं। अंत में कहा रहेंगे? मुख के अंत में रहते हैं, जिसको आप क्या कह सकते हैं? अंत सथ, यानी इसको लिखते हैं अपन अंतस्थ। यानी कि जब इनको बोलेंगे, अंतस्थ को बोलेंगे, तो हमारी जो जीवा है, जो हमारी जीव है, वो विशेष सक्रिय नहीं रहती, एक्टिव नहीं रह सकती। ठीक है, तो यानी कि हम इसके लिख सकते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण में जीभ विशेष सक्रिय न रहे, विशेष सक्रिय न रहे, एक्टिव न रहे। समझ में आई बात? न रहे, उसको अपन क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ विशेष सक्रिय न रहे, विशेष एक्टिव नहीं रहती। ठीक है, ज्यादा इसमें जीभ की कोई हलचल नहीं होती, ज्यादा इसके अंदर जीभ इधर उधर भागेगी नहीं मुख के अलग अलग हिस्सों की तरफ। हाँ भागेगी, वैसे भी नहीं भागेगी। ठीक है, अगर इनकी संख्या की बात करें तो ये संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या भी होती है आपकी 4 होती है। ठीक है, इनकी संख्या 4। कौन कौन से होते हैं ये होते हैं आपके य, व, ल में थोड़ा सा जीव व्यक्ति थोड़ा सा नॉर्मल सा एक्टिव होती है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यह देखो, जीव को अगर आप बोल के देखेंगे तो य, र, व और ल। तो ठीक है, ये आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन। कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में, या वे व्यंजन कह सकते हैं आप, कि जिनके उच्चारण में जीव विशेष सक्रिय न रहे, जीव विशेष एक्टिव आपकी न रहे, वो आपका क्या कहलाता है? आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। उसके बाद जो हमारा अंतिम जो व्यंजनों का पार्ट था, वो था आपका उसम व्यंजन। उसम व्यंजन में क्या होता है कि जो हमारी जब वायु मुख से निकलती है तो घर्षण के साथ निकलती है, एकदम से निकलती है, आप धीरे धीरे नहीं बोल सकते। यानी कि वे व्यंजन
वे व्यंजन जिनके जिनके उच्चारण उच्चारण में वायु वायु घर्षण से निकलती है। ठीक है, घर्षण से निकलती है, यानी कि मुख से जब वायु है वो किसी घर्षण के साथ तीव्र गति से बाहर आएगी। एकदम से आप अगर उनको धीरे से बोलेंगे तो फिर ये बोले नहीं जाएंगे, ये बोलेंगे तो इनको कह सकते हैं आप उच्चारण सही नहीं हो पाएगा। अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कौन से होते हैं? श, श और है। अब यहां पर भी बड़ी कंफ्यूजन होती है, जब लिखते हैं तब आप कि जी कौन सा स आएगा? स सड़क वाला आएगा, स सलगम वाला आएगा, स षटकोण वाला आएगा। यहां पर भी दिक्कत होती है। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये आपका क्या है? स। ये जो स है आपका, ये स यानी कि इसमें सांप की आवाज आएगी। स आप बोल के देख सकते हो, सांप से आएगा, मतलब स, सड़क, सांप। ठीक है, ये स नहीं होगी, श। थोड़ा सा मुंह को अंग्रेज थोड़ा सा करते हैं, वैसे करना अपने को। श, ये आपका श में जाएगा, ये श, ये आपका श, से, और ये आपका है में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुल मिलाकर के आपके व्यंजन थे, जो आपके स्पर्श के 25 थे, 4 ये 29 और 4 ये आपके 33 है। कुल मिलाकर के आपके पास है जो आपने व्यंजन बताए थे आरंभ में, वो 33 आपके पूरे हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसम व्यंजन भी आपने पढ़ दिए। अब पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन, कि संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, वो 4 ही होते हैं। तो हम लिख देते हैं पहले संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। ठीक है, वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। ठीक है, संयोग से बनते हैं, मतलब 2 व्यंजन होंगे इसके अंदर, ये 2 व्यंजनों के योग से बनेंगे, 2 व्यंजनों के योग से बनेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या भी आपकी कितनी होती है? 4 ही होती है। कौन से होते हैं? अक्षय, त्रय, सॉरी, अक्षय, श्रय, त्रय और ज्ञ। अब इनमें कौन कौन से व्यंजन है? 2 व्यंजन है इनके अंदर। कौन कौन से 2 व्यंजन है? जो आपका अक्षय है, इसके अंदर आपका क और श है। त्रय के अंदर कौन सा है? त और र है। ओहो सॉरी, श्रय के अंदर कौन सा है? श और र है। और त्रय के अंदर कौन सा है? त और र है। और ज्ञ के अंदर कौन सा आपका? ज और इ है। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर 2 व्यंजन है, क भी व्यंजन है, श भी व्यंजन है, श भी व्यंजन है, र भी है, त और र और ज और इ। तो ये आपके कितने हो गए? 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। तो वे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, उनकी संख्या भी कितनी होगी? आपकी 4 होगी। ये भी क्या है आपके? जैसे आपने अक्षय लिखा तो क और श आएगा, श्र लिखा तो स और र आएगा, त्रय लिखा तो त और र आएगा, जय लिखा, ज्ञानी वाले आप लिखते हैं ना, जय ज्ञानी, बहुत पढ़े होंगे आपने ज्ञानी के, वो तो जय वो किसका बढ़ जाएगा। तो ये आपकी थी वर्णमाला के, अब तक आप पढ़ चुके हैं स्वरों के बारे में और व्यंजन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें आप पढ़ेंगे कुछ अयोगवा है, जैसे आपके अनुस्वार है, अनुनासिक है, ठीक है, उनके बारे में आप भी चर्चा करेंगे। ये आप इनको पढ़ने के बाद जैसे अपने वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन आता है तो उसके अंदर बड़े काम आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। और जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारा सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छा इसको कंटेंट को उपलब्ध करवा सकें। और देखो एक शुरुआत है, और शुरुआत आपको पता है कहीं से तो शुरू करना ही है,
अपन इस छोटे से प्लेटफॉर्म से शुरू किया है, और अगर आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद रहा तो एक दिन हम भी कुछ बड़ा कर पाएंगे। सो थैंक यू।